जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, ये जो सेट है ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर एडुटेरिया मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 गजब डिस्कशन के साथ। आपको पता है साथियों, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, एडुटेरिया इज द बेस्ट। और एडुटेरिया का सेट से प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो। और क्योंकि ये गाइडेंस जो है ये बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर परवीन को सर के द्वारा दिया गया है। तो आइए एडुटेरिया के इस कंप्लीट मॉडल टेस्ट 4 का क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 4 का डिटेल डिस्कशन करते हैं। और साथियों, गजब डिस्कशन जो है सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलता है। और आपको पता है कि यह बुक जो है मार्केट में आ चुकी है। अगर आपने अभी तक इस बुक को नहीं देखा, खरीदा है तो खरीदिए भी मत, क्योंकि बुक में जितना डिस्कशन है उसका 3 गुना 4 गुना अधिक डिस्कशन तो आपको हमारे चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पर ही मिल जाता है। और ऐसा डिस्कशन कोई और करा भी नहीं पाता है, नोबडी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। व्यापम मंडल की स्थापना 1896 में। तो व्यापम मंडल की स्थापना 1896 में किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार के कई एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है। व्यापम मंडल की स्थापना पुणे में 1896 में, कब? 1896 ईस्वी में दो भाइयों ने मिलकर किया था, जिसका नाम था दामोदर हरि चापरकर और बाल हरि चापेकर। और ये जो दोनों थे ये भारतीय क्रांतिकारी थे, जो पुणे में प्लेग आयुक्त नियुक्त था। उसका नाम क्या था? डब्ल्यू सी रेंड। तो डब्ल्यू.सी. रेंड की हत्या कर दी थी। ये क्या कर रहा था? डब्ल्यू.सी. रेंड प्लेग अधिकारी था। और प्लेग आपको पता है उस समय बहुत बड़ा महामारी था और उस महामारी में लोग मर रहे थे और ये जो है लोगों को अनुदान नहीं दे रहा था। इससे चापरकर बंधु बहुत गड़बड़ा गए और इन्होंने क्या किया, इस डब्ल्यू.सी. रेंड की हत्या कर दी। बी.डी. सावरकर ने किसका स्थापना की थी? तो मित्र मेला की। और मित्र मेला ही बाद में जाकर क्या बन जाता है? अभिनव भारत बन जाता है। प्रफुल्ल चाकी के बारे में कल ही बताया कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर किसकी हत्या की थी साथियों? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन मर गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ सद्भावना रखने वाली लॉर्ड कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी। इससे दुखी होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। और जो हमारा खुदीराम बोस है इनको पकड़ा गया और सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ाया जाने वाले व्यक्ति। और भूपेंद्र नाथ दत्त ने क्या था? तो ये भूपेंद्र नाथ दत्त ने भारत के क्रांतिकारी भारत की स्थापना की थी। कहता बिहार विद्यापीठ की स्थापना बताइए, इतना डिस्कशन है बुक में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी साथियों 6 फरवरी 1921 को। कब हुई थी? 6 फरवरी 1921 को हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। और ये कौन क्या था? तो महात्मा गांधी ने मौलाना मजरूल हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति और बिजर किशोर प्रसाद को उप कुलपति किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था? प्राचार्य बनाया था। और ये किस लिए हुआ था? तो आपको पता है असहयोग आंदोलन के दौरान, और सहयोग आंदोलन के दौरान क्या था कि भारत ने किस पर? स्वदेशी शिक्षा पर बल दिया। किस पर? स्वदेशी शिक्षा पर बल दिया। और पूरे देश में इस तरह से कॉलेज की स्थापना की गई। और इसका जो वीसी है, वाइस चांसलर, वो किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था मौलाना मजहरूल हक को। ठीक है ना साथियों? और प्राचार्य बनाया गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है ना साथियों? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है डेट ये। 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ? पाइका। देखिए कल भी बताए थे आपको एक विद्रोह के बारे में, तो वो विद्रोह कहां हुआ था? तो पाइका विद्रोह कल भी आया था क्वेश्चन, ये उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा उस समय इसका नाम क्या था? तो पाइका उड़ीसा था और अभी क्या है नाम? उड़ीसा है। 1817 में पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 में। और कहां हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बख्शी जगबंधु ने। किसने किया था? बख्शी जगबंधु ने किया था। ओके साथियों, पाइका विद्रोह का नेतृत्व। ओके साथियों, और ये क्या था? तो खुर्द को राजा की सेना के कमांडर, ये किसान शांत समय के दौरान कृषि करते थे एवं युद्ध के समय राजाओं के सैन्य सहायता प्रदान करते थे। पाइका ने अपनी संपत्ति तब खो दी जब उसके क्षेत्रों में अंग्रेजों के नए उपनिवेश प्रतिष्ठान और भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया। ओके, और बिहार में क्या हुआ था? तो बिहार में आपको पता है कि संथाल विद्रोह हुआ था
और उसके बाद क्या हुआ था साथियों, तो बिहार में ही आपको मुंडा विद्रोह हुआ था, बिहार में ही आपको हो विद्रोह हुआ था। ओके साथियों, और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में क्या हुआ था साथियों, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अल्लारी सीताराम राजू, जिस पर आरआर मूवी बना है, आरआर मूवी बना है, उनका विद्रोह हुआ था। और असम के क्षेत्र में क्या हुआ था, अहोम विद्रोह हुआ था। ओके, निम्नलिखित में से किसने 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया था साथियों, तो ये इन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है और कांग्रेस की 3 बार अध्यक्ष था। और फिरोज शाह मेहता जो है ये बंबई एसोसिएशन की स्थापना किए थे। किसने? फिरोज शाह मेहता ने। और दादा भाई नेहरू जी ने किसकी स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने किया था। और शिशिर कुमार घोष एक प्रसिद्ध पत्रकार और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक, और ये जो है अमृत बाजार पत्रिका के क्या थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक भी थे। और आपको पता है इसी बाजार अमृत बाजार पत्रिका के संपादन पर रोक लगाने के लिए क्या लाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या लाया था? 1878 में। कौन लाया था? तो ये लाया था आपका लॉर्ड लिटन। और अमृत बाजार पत्रिका कब से छपना हुआ था? 1868 में छपना स्टार्ट हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 में किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। फिरोज शाह मेहता ने अंग्रेजी समाचार बम्बई क्रॉनिकल का संपादन किया था। किसका? बम्बई क्रॉनिकल, क्रॉनिकल। ओके साथियों, ठीक ना। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की? इजारा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी साथियों? तो जहांदार शाह ने। किसने किया था? जहांदार शाह ने। जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह बादशाह बना और जहांदार शाह द्वारा जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसने साम्राज्य में वित्तीय स्थिति सुधार के लिए इजारा प्रणाली की शुरुआत की। जहांदार शाह ने जजिया कर को क्या किया? समाप्त किया था। उसने मराठों को दक्कन के चौथ और सदमुखी भी प्रदान की। जहांदार शाह के आगरा में उसके भतीजे फर्रुख सियर ने क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को कहा जाता था। ओके साथियों, बहादुर शाह प्रथम जो है ये कब बना था बादशाह? तो बहादुर शाह प्रथम जो है ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे 65 वर्ष की एज में क्या बना था? बादशाह बना था, ठीक ना। और अकबर तो जानवे करते महान था और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक 1857 जो है ये सुधींद्र नाथ सेन, जिसको हम लोग कहते हैं SN सेन के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना साथियों। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था इसे? तो BD सावरकर ने कहा था। ओके, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता, अशोक मेहता भी था तो उनके द्वारा लिखा गया ग्रेट रिवेलियन। और RC मजूमदार के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो द सिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके साथियों, और रिवेलियन 1857 PC जोशी और हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी TR होम्स। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1857 को लेकर कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र 1929 में जारी किया गया। और दिल्ली घोषणा पत्र को ही किस नाम से जानते हैं? तो 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और सम्मेलन के अंत में घोषणा पत्र जारी किया जिसमें दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इस मैनिफेस्टो के तहत कई मांगों की गई जिसमें वायसराय इरविन के ने मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और इसी के बाद क्या हुआ साथियों? तो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, सभी ने अवज्ञा। इसमें गांधी ने कितना सूत्री मांग रखा था? तो 11 सूत्री मांग रखा था, जिसको वायसराय ने क्या किया? नहीं माना। ओके, और इस समय वायसराय कौन था? इस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। ओके, और 1932 में क्या हुआ था? तो 1932 में हुआ था पूना समझौता, ठीक है। कहता वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी DK कर्वे ने। किसने की थी? DK कर्वे ने की थी। ओके साथियों, और कहता है 1900 भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इस महिला प्रशिक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। वो विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव 1899 ईस्वी में पुणे में एक विधवा आश्रम की स्थापना की थी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये भी किस पे? तो ये भी विधवा पुनर्विवाह पर बल देते थे। और BM मालावारी ये क्या था? एक व्यापारी था। और लॉर्ड कर्जन जो है
1899 से लेकर 1905 तक बंगाल का क्या था, गवर्नर था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने। और इसी में क्या हुआ था साथियों, तो इसमें हिंदू और मुस्लिम लीग, कांग्रेस, गरम दल और नरम दल, कांग्रेस की सुलह हुई थी। सुलह हुई थी गरम दल, क्योंकि एसी चलेगा तो सब ठंडा जाएगा, और ठंडा जाएगा तो क्या होगा, गरम दल और नरम दल सब क्या हो गया, एक हो गया। नागपुर अधिवेशन 1920 में क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक ना। बंबई सत्याग्रह और अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ में विरोध के लिए रणनीति बनी थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। ओके, और और इन्होंने क्या था, उनके द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक क्या, महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें, चंपारण में सत्याग्रह, आत्मकथा, भारत का विभाजन, आजादी के बाद हम। ये सभी भी किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ये भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्या है, तो राष्ट्रपति हैं। ओके, और इन्हें क्या मिल चुका है, तो भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है। ओके, और इनका उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था देश रत्न। देश रत्न से किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। वीडी सावरकर का जन्म जयंती अभी 28 मई को मनाया गया, और इसी दिन क्या हुआ, तो आपका जो क्या था, संसद भवन का उद्घाटन किया गया। लाला लाजपत राय को क्या कहते, तो पंजाब केसरी कहते हैं, पंजाब केसरी। और ये क्या थे कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी का बाढ़ अंग्रेज के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं, चाचा जी कहते हैं। ओके, चाचा जी कहते हैं। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था, तो ये लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ। अब आप जाके देखिए क्या किताब में इतना डिस्कशन है। अगर कोई आदमी किताब वाले हैं और देख रहे हैं तो दिल थाम के देखिए क्या किताब में इतना डिस्कशन है। और जब इतना डिस्कशन नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते, क्यों ना वीडियो को वायरल कर देते हैं। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधार पर पत्र, श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो भारत में पहला संवैधानिक सुधार पर व्हाइट पेपर जो साबित किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। और साइमन कमीशन ने यह पत्र कब प्रस्तुत किया था, तो 1930 में। लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। भारत आगमन कब हुआ था, भारत आगमन 1928 में। और इसका जमकर विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था। जब एक भी भारतीय नहीं था, और कुल कितने सदस्य, 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था सर एंड्रू साइमंस। और इसी में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था एटली, जो कि आगे चलकर क्या बनता है, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। रेड क्लिफ आयोग क्या था, तो ये 1947 में बना था, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा खींचा था। हंटर आयोग किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। बटलर आयोग का संबंध भी शिक्षा से। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार किया, परिपूर्ण किया, सहायक गठबंधन। तो देखिए सहायक गठबंधन या क्या है, सहायक संधि, तो ये कौन है, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि किसने लाया था, लॉर्ड वेलेजली ने लाया था। और इसके द्वारा इन्होंने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली ने किसे हराया था, तो हैदराबाद को। किसे, हैदराबाद को। कब, 1798 या 99 में, 1798 में, ठीक ना। हैदराबाद के बाद इन्होंने किसे हराया था, तो मैसूर को। कब हराया था, 1799 में, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। फिर तंजौर को, फिर अवध को, फिर पेशवा को, फिर सिंधिया को, और सबसे लास्ट में किसे, तो गायकवाड़ को। किसे, गायकवाड़ मराठा को, ठीक ना। तो ये सहायक संधि का जन्मदाता अंग्रेजों के लिए कौन था, लॉर्ड वेलेजली। लेकिन भारत में अगर कहे सहायक संधि सबसे पहले कौन लाया था, तो ये लाया था डुप्ले। लॉर्ड मियोन के समय में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। लॉर्ड कर्जर बंगाल विभाजन से संबंधित था। ओके साथियों। और लॉर्ड डलहौजी ने जो था ये राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी। ओके साथियों, इतना डिटेल जो है आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगा, कहीं और संभव नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। ओके, और ये जो है कब आया था, 1882-83 में आया था। 1882 और 83 में ये आया था हंटर कमीशन का रिपोर्ट, ठीक है ना साथियों। और जांच के लिए इस आयोग में 7 सदस्य, 7 भारतीय भी थे। शिक्षा आयोग का कार्य सुझाव क्षेत्र प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। ओके, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया, तो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। और कब, तो 12 मार्च
1930 को। साबरमती से कहाँ चले? साबरमती के संत, साबरमती से डांडी, और डांडी तट पे जाके इन्होंने क्या बनाया? नमक बनाया। कब पहुंचे? तो 7 अप्रैल को पहुंचे। और जब पहुंचे तो वहां नमक बनाकर, मुट्ठी भर नमक बनाकर अंग्रेजों के क्या किए? नमक कानून को तोड़ा, और इन्होंने यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। जब शुरुआत कर दी थी, कितने किलोमीटर चले थे? तो इनके साथ कुल 78 अनुयायी थे। उसमें एक जो है गिरिवरधारी जो था, वो गिरिवरधारी एक चौधरी जो था, वो बिहारी भी था। ओके साथियों, एकमात्र बिहारी था इनके साथ। कुल 78 अनुयायी थे और 325 मील की यात्रा की थी। किसने? और पैदल चले थे कितने दिनों तक? तो 24 दिनों तक। कौन साथियों? तो महात्मा गांधी। ओके। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था तो वायसराय हो गया था लॉर्ड वेलिंगटन। कौन हो गया था? लॉर्ड वेलिंगटन। पहले गोलमेज सम्मेलन के समय थे लॉर्ड इरविन, लेकिन लॉर्ड इरविन विफल हो गया। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे, गांधी जी की जीत और अंग्रेजों की हार मानी, इसलिए इसे हटा दिया और किसे बना दिया? लॉर्ड वेलिंगटन को बना दिया। और लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1900 कब तक रहा था? 34-35 तक रहा। ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? 1919 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में। साइमन कमीशन का बहिष्कार कब हुआ था? 1928 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था साथियों? आपको लखनऊ समझौता हुआ था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो आपको पता है कि तुर्की के खलीफा को क्या किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया था, जिसके खिलाफ विद्रोह हुआ था और भारत के मुसलमान विद्रोह कर रहे थे और गांधी जी इसके नेता जाकर बन गए थे। गांधी इरविन पैक्ट जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विफल होने के बाद गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931, याद रखिए 30 लिखा गया, ठीक ना। और लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था। तो पहले भी कराइए दिए हैं। और क्या हुआ था? ऐसे अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में अपरिशुद्धता की बुराई के उन्मूलन के लिए अपरिशुद्धता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो अपरिशुद्धता विरोधी लीग की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ओके साथियों। और कब किया था? 1932 में। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जब गांधी जी ने क्या किया? अंबेडकर के साथ पुनः पैक्ट किया, तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। गांधी जी बोले कि हम जो है, इसका मतलब हम दलितों के नेता नहीं है, हम क्या है? सिर्फ अगड़ों के नेता हैं। तो उन्होंने उसके बाद दलितों की राजनीति करने की सोची, और जो 3-4 साल तक खुद घूम घूम के पूरे गांव में दलितों के यहाँ रहे, दलितों के यहाँ खाना खाया और दलितों के लिए आंदोलन किया, और एक संघ भी बनाया था, उसका नाम था हरिजन सेवक संघ, जन सेवक संघ। और इन्होंने दलितों को क्या कहा? हरिजन का। और दलितों के सबसे बड़े नेता बनकर उभर गए हैं। कौन? महात्मा गांधी। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन क्या था? तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत में बहुत सारे क्या थे? क्षेत्रों में सरकारी आवास बनाने के लिए जमीन नहीं था। तो अब जमीन चाहिए, लेकिन भारत सरकार के पास उतना पैसा नहीं था कि हर आदमी से क्या कर सके? जमीन खरीद सके, सरकार जमीन खरीद सके। और संपत्ति का अधिकार अधिनियम भी था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जमीन लेने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो विनोबा भावे ने कहा कि जिसके पास ज्यादा जमीन है वो क्या करो? गरीब, शोषित और वंचित और सरकारी कार्यों के लिए जमीन दान करो। तो विनोबा भावे ने क्या किया? भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन कहां से की थी? तेलंगाना से, गाना से की थी। ओके साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तेलंगाना के किस गांव से? तो पोचमपल्ली गांव से। ठीक है ना साथियों। और एम के गांधी तो बढ़ाइए दिए। जयप्रकाश नारायण जो है ये बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेता थे, संपूर्ण क्रांति के नेता। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म शताब्दी यात्रा छपरा में हुआ था। आचार्य कृपलानी जो है ये क्या थे साथियों? तो आचार्य कृपलानी जो है ये बहुत सारे कामों में सम्मिलित थे, लेकिन अभी हमारे दिमाग से निकल रहा है। कहता है अंग्रेज के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो अंग्रेज के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। एक्चुअली में क्या हुआ था? कैसे राजपुताना नामक जहाज था, जिस पर भारतीय सैनिकों ने क्या लिख दिया था? भारतीय सैनिकों ने लिख दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और जब ये लिख दिया ना तो इन लोगों को बहुत दंड दिया गया। जब दंड दिया गया तो इन लोग पूरा गुस्सा में आ गया, और रॉयल कमीशन नेवी ने क्या किया? 18 फरवरी 1946 को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। और जब ये आंदोलन हुआ तो बहुत ही उग्र आंदोलन हो गया। और लास्ट में क्या हुआ? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और कौन? मोहम्मद अली जिन्ना ने इन लोगों को समझाया, तब ये लोग माने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो था। सही है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसोन द्वारा जानकारी मिली, ये भी सही है। भारतीय
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। सही है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग की चित्रकारी की गई थी। ये क्या है? काले रंग की चित्रकारी नहीं की गई थी। किस रंग की चित्रकारी की गई थी साथियों? तो भूरे रंग की चित्रकारी की गई थी। हल्के काले नहीं, बल्कि क्या था? लाल एवं काले। तो केवल काले नहीं, लाल एवं काले, लाल एवं काले और साथ ही साथ भूरे रंग की चित्रकारी की गई थी। तो यही क्या है? गड़बड़ है। बाकी सब सही है। हड़प्पा सभ्यता, और ये आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का काल कितने से है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक है। चार्ल्स मेसोन क्या बने थे? तो इसके पहले सर्वप्रथम अध्यक्ष भी बने थे। और उसके बाद क्या था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने मिलकर क्या क्या था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ओके साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल चले। किस वेद में वर्ण व्यवस्था की पहली बार उल्लेख है? तो पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? तो मंडल में वर्ण व्यवस्था। लेकिन ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है ये किस पर आधारित था? तो कर्म आधारित था, जन्म आधारित नहीं था साथियों। ओके, कहता है। और 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सभी को बताया गया कि कौन कहां से निकला है। राजधानी की पाटलिपुत्रा से वैशाली किसने स्थापित की थी? तो राजधानी को पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थापित किया था शिशुनाग ने। कौन स्थापित किया था? शिशुनाग ने। श्रीलंकाई इतिहास के अनुसार मगध के लोगों ने नादशक के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया और शिशुनाग नामक एक कामत्य मंत्री ने राजा के रूप में नियुक्त किया। शिशुनाग वंश की स्थापना 413 ईस्वी में, 413 ईस्वी पूर्व में किसने की थी? तो इसी ने की थी, शिशुनाग ने। ओके, और अपनी राजधानी को क्या किया था? वैशाली। बाद में राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया था। कौन से? गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा संस्कृत थी। कल भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया है। ठीक ना साथियों? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और गुप्त वंश का प्रथम जो चक्रवर्ती सम्राट था वो चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम था। और गुप्त वंश में इसने 319 ईस्वी में क्या चलाया था? ये सब कल बताए थे। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन बचन, उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी। सही है। बताओ, उसकी राजधानी कन्नौज से। सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। गलत है। सती प्रथा प्रचलित थी। क्या थी? सती प्रथा प्रचलित थी हर्षवर्धन के काल में, क्योंकि जो एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख से ही क्या है? सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, जो कि कहाँ, किस काल का अभिलेख है? गुप्त काल का अभिलेख है। यानी कि सती प्रथा का पहला जो वर्णन है वो गुप्त काल में ही मिलता है। अतः क्या है? हर्षवर्धन के काल में भी सती प्रथा प्रचलित थी। ओके साथियों। और हर्षवर्धन शैव का उपासक था, लेकिन बाद में यह महायान बौद्ध धर्म का उपासक बन गया था। इसके अलावा हर 5 साल में प्राचीन शहर प्रयागराज में धार्मिक सम्मेलन भी आयोजित करवाता था। कौन? हर्षवर्धन। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी के किनारे मिला था? नर्मदा नदी घाटी के किनारे। कहाँ मिला? नर्मदा नदी घाटी के किनारे प्रथम मानव साक्ष्य मिला है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक। और कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम, ये सब। और वेद व्यास ने किसकी रचना की थी? तो वेद व्यास ने वेदों की रचना की थी। और वेद व्यास ने साथ ही साथ महाभारत की भी रचना की है। मिथिका कटकम छोटी मिट्टी की गाड़ी, बांस दाता और पद भृतिका के संबंधित है। शूद्रक, और ये जो है विक्रमादित्य द्वितीय के, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये सभी क्या रहते थे? गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? गुजरात में जो है चालुक्य वंश की स्थापना की थी सोलंकी ने। मूलराज प्रथम ने। किसने की थी? मूलराज प्रथम ने की थी। ओके साथियों। और सोलंकी सोमनाथ मंदिर के संरक्षक थे। और इस राजवंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी, जिन्होंने 942 ईस्वी में से 996 ईस्वी तक शासन किया था। कब से? 942 से लेकर 996 ईस्वी तक शासन किया था। ओके साथियों। और इसी जो था ना, इसी वंश का था भीमदेव द्वितीय, जो कि किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को, जो कि कल आपको करवाए थे। और इसकी गुजरात क्षेत्र, और इसकी राजधानी क्या थी? अहिलवारा थी। ओके, कहता है नैयार कौन थे? तो नैयार जो है शैव धर्म के उपासक को क्या कहते हैं? नैयार। और वैष्णव को क्या कहते हैं? तलवार कहते हैं। ठीक है ना साथियों? ये शैव धर्म के उपासक को क्या कहते हैं? नैयार कहते हैं। नैयार और अरबाज तमिल कवि संत थे, जिन्होंने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका क्या की थी? निभाई थी। और नैयार भगवान शिव को मानते थे और अलवार भगवान वैष्णव को। दोनों के बीच में विवाद भी रहता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही का मतलब क्या होता है?
ईश्वर की परछाई, और ये जो क्या था कौन, बलबन, और बलबन ने इसके बाद कौन सा था, सिजदा और पाबोस नामक, सिजदा और पाबोस नामक प्रथा भी चलाई थी। बोला था झुक कर क्या करो, मुझे प्रणाम करो। इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब होता है चांद, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था कैकुबाद। कौन था, कैकुबाद था। ठीक ना साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश था गुलाम वंश। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। गुलाम वंश के तहत भी 3 तरह के गुलाम आए, शमसी गुलाम आए, इलवरी गुलाम आए, और और उसके बाद गुलाम वंश के जो कैकुबाद है, इसकी हत्या किसने कर दी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने कर दी, तो जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या कर दी, और इसकी हत्या करके किसकी स्थापना कर दी, खिलजी वंश की स्थापना कर दी। ओके, 1290 ईस्वी में। ठीक है ना साथियों, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दे दी गई थी, कल ही पूरा डिटेल से बताए थे। औरंगजेब औरंगजेब फांसी तो दिया नहीं था, गर्दने कटवा दिया था। वो गर्दन किसका कटवाया था, तो नौवें गुरु, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु जिनका नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर, उनका इन्होंने क्या किया था, तो शीशगंज गुरुद्वारा है, अभी शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, लाल किला के पास, वहीं पर औरंगजेब ने इनके गर्दन पर तलवार रखा और कहा कि तुम हिंदू बनोगे, सॉरी मुस्लिम बनोगे। बोला नहीं, बोला इसका गर्दन काट दो, काट दिया। गुरु अंगद देव जो है दूसरे गुरु थे सिख के, और गुरु हरगोविंद जो 6ठे, और गुरु रामदास जो है क्या थे, 8वें नंबर के गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले खानवा की लड़ाई कब हुई थी साथियों, खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी। घाघरा की लड़ाई कब हुई थी, तो 1529 में हुई थी। कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी साथियों, तो कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। और चौसा की लड़ाई कब हुई थी, तो 1539 में। ओके, अब इस और खानवा और घाघरा की लड़ाई बाबर ने लड़ा था, और ये दोनों लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। ठीक है ना साथियों, तो कहता है सबसे पहले कौन सी हुई थी, सबसे पहले आपको पता चल गया खानवा की लड़ाई। और बाबर की लड़ाई के बारे में ट्रिक भी है ना, कि पान खाया चांद देखा, घर गया और मर गया, घर गया और तब मर गया। तो घर गया तो सबसे लास्ट में बाबर कौन सा लड़ाई लड़ा, तो घाघरा का युद्ध लड़ा 1529 में। किसके से, तो बाबर, और ये किसके बीच में था, तो बाबर और लोदी के बीच, महमूद लोदी। और ये दोनों तो आपको पता है किसके, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, शेरशाह का। और दोनों युद्ध में शेरशाह ही क्या हुआ था, जीता था, और हुमायूं की क्या हुई थी, हार हुई थी। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया, दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया, तो द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इसके निर्देशक कौन है, तो विवेक अग्निहोत्री हैं। ओके, और RRR को जो है फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है ना साथियों, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आलिया भट्ट को। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक और ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, तो ये IIT मद्रास ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। सबसे बड़ा बात है कि साइंस और टेक का क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि IIT जो है मद्रास ने क्या किया है, तो जो समुद्र की लहरें हैं उससे एनर्जी बनाएगा, वेव एनर्जी कन्वर्टर। इनमें से कौन सा उपकरण नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, तो नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाने वाला उपग्रह है निसार। ओके, और निसार जो है और ये क्या करेगा, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह है कौन, निसार। भारत में अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है, भारत ने किसे हराया साथियों, अंडर-19 इंग्लैंड में। और इसकी कप्तान कौन थी, तो शेफाली वर्मा थी। और इसका आयोजन कहां हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। पता नहीं, भारत पहला T20 वर्ल्ड कप पुरुष का भी कहां जीता था, दक्षिण अफ्रीका में ही जीता था, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में, और तब से अब तक जीता भी नहीं है। ओके, और यह जो महिला भी है ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही जीती, बेचारी अब जीतेगी कि नहीं पता नहीं, कहीं अब शगुन ना हो जाए। इनमें से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया आलिया मीर को। किसे दिया गया, आलिया मीर को दिया गया है। ठीक है ना साथियों, कहता फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर
एयर शो, एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? एयर इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। ओके, और इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को। किसे? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2023 को बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इससे पहले बिहार सरकार ने 3 कृषि रोड मैप लागू कर चुके हैं। और इस बार का थीम है कि कृत्रिम कृषि को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ क्या करना है? तो 2023 से लेकर 28 तक ये चलेगा। और इस रोड मैप में तिलहन, दलहन, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरी और जलवायु अनुकूल कृषि पर फोकस किया जाएगा। और किसानों की आय दोगुनी करने का तो प्रयास मोदी और नीतीश दोनों कर ही रहे हैं ना। वो बात अलग है कि रिजल्ट क्या है? ढाक के 3 पात। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो फरवरी 2023 में भीषण ऊर्जा संकट के बीच में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है और अभी यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। फोसा है। ओके साथियों, बता भारत का दूसरा दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया? तो बिहार का दूसरा और भारत का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? तो मुंगेर जिले में। कहाँ खोला जाएगा? मुंगेर में खोला जाएगा। ओके, कहता है नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो ये किस राज्य में साथियों है? तो बहुआयामी निर्धनता की ये बिहार में है। और कितना प्रतिशत है? तो बोला गया है कि 51.91%। 51.91% क्या है? निर्धनता बिहार में है। वही झारखंड में क्या है? तो 42.16% है। फिर भी नीतीश कुमार को क्या चाहिए? बाहरी प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 37.79% है। फिर भी नीतीश कुमार ने डोमिसाइल को हटवा दिया और बाहरी छात्रों को नौकरी देने के लिए दरवाजा खोल दिया। शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ईदान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया रुक्मिणी बनर्जी को। किसे? रुक्मिणी बनर्जी को शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022। कहता है सी इज चेंज मेकर योजना में से किसके द्वारा शुरू की गई है? सी इज चेंज मेकर नामक योजना राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग। और इसकी अभी अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष है अभी स्वाति माहिवाल की रेखा शर्मा, पता नहीं। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से। पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। और इसका गठन 1975 में किया गया था। यह एक राजस्थान का गैर सरकारी संगठन है और यह संगठन के लोग स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए पारिस्थितिकी अनुसंधान और भूमि विकास के कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है कहाँ? इटली की राजधानी रोम में। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम में है। ओके साथियों, तो यहाँ रोम नहीं दिया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 अप्रैल 1945 को की गई थी। ठीक ना साथियों? 1945 को। ठीक ना? और जनेवा में क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और फ्रांस के पेरिस में क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस जो संघ है लियोन में है, पेरिस में। ओके, कहता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पुरुष कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पेरी। ओके, ठीक ना? और प्रथम महिला कौन थी? तो कैरोलिना मिल्सन। महिला कौन थी? तो महिला थी यही आपकी कैरोलिना मिल्सन। और एमंडसन कहां पहुंचा था? तो एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। दक्षिणी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर एक द्वीप भी है एमंडसन स्क्वायर। और एडमंड हिलरी जो है, ये एडमंड हिलरी कहां? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे। इनमें से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधा जो है लाल एवं बैगनी प्रकाश का तेजी से क्या करता है? अवशोषण करता है। नीला और लाल प्रकाश का। किसका? नीला और लाल प्रकाश का तेजी से अवशोषण करता है। कौन? पौधा। और इससे क्या करता है पौधा? तो इससे पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। चुंबकीय क्षेत्र में लाल एवं नीले रंग तेजी से अवशोषित होते हैं। पौधे की कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में करता है? तो पौधे कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में करता है। ओके, और ये स्टार्च से बाद में क्या करता है? काम करता है। हम लोग तो एनर्जी ग्लाइकोजन में लेते हैं। सेलुलोज क्या है? तो पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? सेलुलोज की बनी रहती है। ओके, हरे पादप उपस्थित और
ऑबर्निल ल्यूकोप्लास्ट के कार्य हैं। हरे पादप में उपस्थित ऑबर्निल ल्यूकोप्लास्ट के कार्य क्या हैं? इसके कार्य है साथियों खाद्य संग्रहकों को में सहायता करना। किसमें? खाद्य संग्रहकों में सहायक होना। ये आपका 51 नंबर था भाई, ये 52 नंबर। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है। तो मूत्राशय में पाए जाने वाली पेशी अरेखित पेशी। यहाँ क्या होता है? अरेखित पेशी होता है साथियों। ओके, और अरेखित पेशी क्या करता है? तो ऐसी पेशी जिसमें रेखाएं नहीं पाई जाती, जो सपाट होती, उसे अरेखित पेशी कहते हैं। और इस पेशी से क्या होता है? तो आसानी से पेशाब नीचे उतर जाता है। ट्रोकोपोलर किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ट्रोकोपोलर। एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तेज रोग एचआईवी वायरस के कारण होता है। ओके साथियों, मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है। मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होते हैं आपको जठर रस। जठर रस में क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। ठीक है ना साथियों, और जठर रस में HCl, पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज होता है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। और मस्तिष्क की कौन है? तो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र की कौन है? तो तंत्रिका तंत्र की है न्यूरॉन। ओके साथियों, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किसी यंत्र से निकाला जाता है? तो अल्टीमीटर से। विमान की ऊंचाई किससे निकालते हैं? अल्टीमीटर से वो निकालते हैं। और विमान में अल्टीमीटर लगा रहता है। आमीटर के द्वारा क्या निकालते थे? विद्युत धारा की तीव्रता। बैरोमीटर के द्वारा क्या निकालते थे? वायुमंडलीय दाब। और कैलोमीटर के द्वारा क्या निकालते थे? उष्मा की मात्रा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है किसने दिया था? तो लेंज ने दिया था। और लेंज महोदय ने कहा था ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता है। 58 नंबर सवाल समाप्त होता है। 59 नंबर सवाल देखिए, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट संबंध के मध्य को दर्शाता है ये C/5 और F-32/9। F-32/9 ये क्या है? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या -40 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना साथियों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वायुदाब मापी में पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? वायुदाब मापी में जैसे पाठ्यांक अचानक गिरा, समझिए तूफानी मौसम होगा। क्या आएगा? तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, धुआं फैलाएगा। और धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, तब क्या होगा? वर्षा की संभावना होगा। धीरे धीरे वर्षा युक्त मौसम कब होगा? जब धीरे धीरे नीचे उतरेगा। धीरे धीरे से प्यार को जगाना है। और बादल युक्त मौसम कब होगा? जब धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तब साफ मौसम होगा। धीरे धीरे ऊपर उठेगा, धीरे धीरे ऊपर। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे हो, माली सिंचे स्वघरा, ऋतु आए फल हो। श्री राधे श्री राधे। ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही कलम। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में। ओके साथियों, और ध्वनि की चाल जो है सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो एल्युमिनियम में। कहता है विद्युत का उत्तम चालक क्या है? तो विद्युत का उत्तम चालक है चांदी। चांदी जैसे गाल है तेरे, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है भोले, बाकी सब कंगाल। ओके, तो विद्युत का उत्तम चालक है चांदी। और चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। कितनी होती है साथियों? तो 1.6 × 10⁻⁸ ओके। सिल्वेट नाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो सिल्वेट नाइट जो है ये निम्न में से किसका अयस्क है? सोना का। सोना का संकेत क्या होता है? AU। चांदी का संकेत क्या होता है? AG। लोहा का संकेत क्या होता है? FE। पारा का संकेत क्या होता है? HG। ओके, तो देखिए तांबा का संकेत क्या होता है? तांबा मिश्र क्या है? CU, कॉपर। ओके, रासायनिक रूप से सूक्ष्म बर्फ क्या है? तो सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या होती है 2n²। और अधिकतम कक्षे कितने होंगे? तो 7 हो सकते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या 7 होती है। और इन्हीं 7 कक्षों की वजह से आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ओके साथियों, और इसका फॉर्मूला क्या है? तो 2n² से ज्यादा नहीं हो सकता है। और n कक्षा की तथा ऊर्जा स्तर। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। इसीलिए तो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। निष्क्रिय गैस कौन है? तो नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। ओके साथियों, कितनी निष्क्रिय गैस है? तो 6 निष्क्रिय गैस है। और ये किस में है? तो ये जो है वर्ग 18 में है। वर्ग 18
मधुमक्खी एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी और चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, लहरता है। मम्मी के मम्मी मक्खी काट लो, मच्छर काटता है, मच्छर में फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है, फिर भी लहरता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है साथियों? तो पालक और टमाटर में। कहा? पालक टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिरका में। सिरका मतलब क्या होता है? तो आज तक आप जानते थे अचार को ही क्या कहते हैं? सिरका। अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। अचार और गुपचुप, कल क्या था? गोलगप्पा डे था, आपको पता है ना। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का मान होता है 273 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, इससे ज्यादा क्या है, नीचे तापमान जा ही नहीं सकता है। मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। कहाँ पाया जाता है? केरल के तट पे। कल भी आया था, तो कल भी कराए थे मोनाजाइट कैल्शियम। और कैल्शियम का अयस्क क्या है साथियों? तो कैल्शियम का अयस्क है डोलामाइट, कैल्सेराइट और जिप्सम। क्या है? डोलामाइट। और आयरन का अयस्क क्या है? तो हेमाटाइट, लिग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। थोरियम का। और कॉपर का अयस्क क्या है? कॉपर ग्लांस और क्यूपराइट। कॉपर का अयस्क क्या है? कॉपर ग्लांस और क्या है? क्यूपराइट। ओके, निम्न में से रोल गोल्ड का संगठन है। रोल गोल्ड में क्या पाया जाता है? तांबा 90% और एल्युमिनियम 10%। तांबा 90% और एल्युमिनियम। और आजकल ही महिलाएं पहन कर क्या करती है? पूरा आराम से घूमती है और जेब कतरा खींच लेता है, कहता हो राजा होली हो। जैसे ही जाता है पता चलता हो ये तो रोल गोल्ड था। तांबा 90% और एल्युमिनियम 10%। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन का C4H10। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10 है। और मीथेन का क्या है? तो CH4 है मीथेन। मीथेन, इथेन और ब्यूटेन होता है। ये अल्केन श्रेणी का तत्व है। और अल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है अल्केन का। तो इसी पर है ब्यूटेन। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इनमें से कौन सा शामिल है? तो प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन में विरोध के अधिकार शामिल है, मौन रहने का भी स्वतंत्रता है, हड़ताल का भी अधिकार है। हड़ताल का अधिकार, हड़ताल का अधिकार क्या है? गैर कानूनी अधिकार हो गया है। ओके, 1, 2 और 3 होगा। 1, 2, 3 क्या है? तीनों शामिल है। और हड़ताल का अधिकार जो है अब नहीं शामिल है। प्रेस की प्रदर्शन में विरोध का अधिकार है, मौन रहने का भी अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। हड़ताल करना क्या है? गैर कानूनी हो गया। केरल उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखेगा? तो अनुच्छेद 50 में यह वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 50 में। और 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सरकारें क्या कहेगी? पहल करेगी। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में आम चुनाव जो है किसके आधार पर? प्रायोजित प्राधिकार पर आधारित है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर है? तो भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। किस पर? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। ओके साथियों, राज्य सरकार 70 नंबर सवाल देखिए। राज्य सरकार के संबंध में लिखित संबंध में स्थानीय सरकार किसका उपयोग करती है? तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो है ये किसका उपयोग करती है? तो प्रायोजित प्राधिकार का उपयोग करती है। किसका? प्रायोजित प्राधिकार का उपयोग करती है। ओके साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार लगा लीजिए, छपेगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची हम लोग कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और कल ही हम लोग ने पढ़ा था क्या चीज? तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या है, राज्यपाल का पद हम लोग कहां से लिए हैं? राज्यपाल का पद संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन भी हम लोगों ने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। और राष्ट्रपति का पद कहां से लिया? राज्यपाल का पद तो कनाडा से। ओके, इनमें से किस विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई? तो राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। और ये किस में आती है? आर्टिकल 361 में। राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक है उसके ऊपर कोई भी दीवानी मुकदमा या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियम बना? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को क्या हुआ? अधिनियमित हुआ। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा अधिकार नहीं आता है? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो विवाह का अधिकार नहीं आता है, क्योंकि विवाह बच्चा थोड़े कीजिएगा, 18 वर्ष के बाद ही नहीं कीजिएगा। अब बिहार सरकार इसको केंद्र सरकार इसको बढ़ाकर कितना वर्ष कर रही है? 21 वर्ष। यहाँ लोग तो अपने लड़का लोग तो ऐसे भी 25 वर्ष का हो जाता है। और बिहार सरकार और भारत सरकार नौकरी नहीं देती है तो और बेचारा बेरोजगारी में 30 साल का हो जाता है।
घोड़ी पर अगर चढ़ना है, सेहरा पहनना है तो दबा के पढ़ना होगा, इसके अलावा कोई नहीं है उपाय आपका। कहता है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा था? लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय है सिडबी। ओके, और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है साथियों लखनऊ में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिपादित प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्न में से किस मद में किया जाएगा? शिक्षा के मद में। किस मद में किया जाएगा? शिक्षा के मद में। और कितना किया जाएगा? लगभग 40,000 करोड़। ठीक ना? तो आपको क्या लगता है कि बिहार गरीब है? नहीं, बहुत अमीर है। निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ओके, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। ओके, और बिहार का है 25%। इनमें से किस एक के उत्पादन में भारत को विश्व में अग्रगण्य उत्पादन स्थान प्राप्त है? तो दूध के उत्पादन में। इको मार्ग क्या है साथियों? इको मार्ग पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन के नाम प्रवृत्त करने के लिए क्या है? इको मार्ग दिया जाता है। और ये खाद्य पदार्थों को एग मार्क दिया जाता है। एग मार्क किसको दिया जाता है? एग मार्क खाद्य पदार्थों को दिया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है? उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है नर्मदा नदी। कहां से निकलती है साथियों? अमरकंटक से निकलती है, कंटक से। ओके, अमरकंटक से निकलती है और निकलने के बाद कहां गिरती है? खंभात के खाड़ी में गिरती है। ओके, और नदी वाला डिटेल हम करा ही दिए हैं किस पे साथियों? अपने चैनल पर ज्योग्राफी वाले में, तो उसमें जाकर देख लीजिए। भारत का वह कौन सा स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ये जगह क्या है साथियों? तो ये आपका कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी का। और ये छोर को क्या कहते हैं? केप के मोरिन का। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पे। रामेश्वरम द्वीप है, नगर कोयल क्या है पता नहीं। इनमें से कौन से एक सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। ये सुमेलित नहीं है नाथुला। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा राज्य वाला है गुजरात। और गुजरात के बाद आपका कौन आता है साथियों? तो गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है केरल, केरल के बाद आता है महाराष्ट्र। ओके, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर में कौन है? आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कावेरी को। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देगी मटर। मटर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। और गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में। और थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो भारत में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो बोत्सवाना में। ओके साथियों, ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कराते कि आप लोग देखते हैं नहीं वीडियो, झूठ मूठ का क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, इंटरनेट भी खा जाता है, समय भी लग जाता है, और कोई आउटपुट भी नहीं आ रहा है। इनमें से किस एक देश में पंपास घास का मैदान है? तो पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। ओके, और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देश है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान और मध्य भारत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हॉटस्पॉट माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर क्या है, यहाँ पर अगर आंसर दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसे भी हम लोग मार सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसे, हम लोग पश्चिमी घाट को हॉटस्पॉट मानते हैं। ठीक ना?
तो ये भी एक जवाब हो सकता है। ओके, और हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर प्रजातियों की प्रचुरता तथा स्थान एक प्रजाति की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर नियंत्रण संकट बना हुआ है। कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस देशों में अधिक देशों की संख्या अधिकतम है? तो अधिकतम देशों की संख्या अफ्रीका में। अफ्रीका में कुल कितने देश है? 54 देश है साथियों। यूरोप में कितना है? यूरोप में 49 देश है। एशिया में कितना देश है? 48 देश है। और दक्षिण अमेरिका में कितना देश है? दक्षिण अमेरिका में 12 देश है। ओके, और ओशिनिया में 14 देश है। और उत्तरी अमेरिका में साथियों, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम क्या है? ओशिनिया। ओशिनिया में कुल कितने देश हैं? 14 देश है। 14 देश है। ओके, इनमें से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम और पीपल। तो यूकेलिप्टस क्या है? यूकेलिप्टस को आतंकवादी पौधा कहा जाता है। जहां उग जाता है वहां का आसपास का सारा जल ही क्या करता है? सोख लेता है। इनमें से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग किया जाएगा आपका किसका साथियों? सौर ऊर्जा का। ओके, निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन। एक वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। तो अंकित मूल्य मान लीजिए कितना है? 100। तो एमपी मार्क्स प्राइस कितना है? 120 रुपया। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य मान लीजिए कितना था? 100। अंकित मूल्य कितना? 120 रुपया अधिक है। एक दुकानदार 10% की छूट देती है तो 110 पर 12 रुपया की छूट दे देता है। इस प्रकार वह क्या करता है? और इस प्रकार वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया, तो 12 रुपया की छूट दे दिया तो कितने में बेचा साथियों? 108% में बेचा। और 108% का दाम दिया 3240। तो कहता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम लोग सीधा 8% का लाभ है, ये तो हम लोग निकाल ही लिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। ओके, उतना मेहनत करने का कोई जरूरी है नहीं, 100 पर मानकर हो गया था। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है और समान संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है, 12 है और 48, तो कितना? तो समान 48। तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना है? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 गुना 48। आपको पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 900 गुना 900 होता है। तो 12 और 48, तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3। 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 चौका 48। ओके, इस सबको तोड़ने से ही होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4, 4 3 12 गुना 48 को तोड़ देते हैं। 48 को या दोनों को गुना भी कर दे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से कितना 6, 2 से 3। तो फिर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, 4 को 2 में से 2 को 2 निकल जाएगा। और यहाँ 2 को 2 में से 1 2 निकल जाएगा और 3 निकल जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। आंसर कितना आ जाएगा? 24। ओके साथियों, कोई दिक्कत नहीं। कहता है एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 39:20 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना? मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहता है एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात कितना? 39:20 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 5:9 है। ओके, तो आप लोग ये से रेत, रोड़ी, सीमेंट ये कितना है? तो ये 39:20। ये कितना है? 5 और 4। तो यहाँ 20 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ 20 और यहाँ कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से क्या पूछ रहा है आपका? गुना 13:12 आंसर हो जाएगा। 13:12। ओके, तीन संख्या 1/2 अनुपात इतना 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 के अनुपात में, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, 1/2 है, अनुपात है 1/3, 2/3 है, अनुपात है 3/4 है। जिसको करना है इसको मिटाइए, ये दोनों का क्या कीजिए? गुना कर दीजिए और लिखते जाइए फटाफट। नहीं तो सब का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आया? 12। तो 12 गुना 2 यानी कि 6 अनुपात, यहाँ 12 तो 3 से 3 चौका 12, 4 दूना 8 अनुपात, और यहाँ 12 तो 4 3 12, 3 3 9, 6:8:9 आ जाएगा। और क्या कह रहा है साथियों? यदि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो बड़ी संख्या क्या है? 9 और 6:3 का मतलब क्या है? 33:1 का मान कितना होगा? 11। 33/3। तो तीन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है? तो इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। अनुपात 1 का मान हो गया 11। इन तीनों संख्याओं में 11 का गुना होगा, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ओके साथियों,
कहता है 64/5 गुना 92 प्लस इतना गुना 48 का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बस क्या है, सॉल्यूशन ही है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और जैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1235.2 जवाब आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है, यदि उसी वस्तु को 1400 रुपये में बेचने पर व्यापारी के पुराने हानि के 3 गुने के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हानि x है, तो लाभ कितना, हानि x है और लाभ कितना है 3x, अंतर कितने का आया 4x का, लेकिन दाम में अंतर 4x बराबर कितना है तो 400, तो x का मान कितना आ गया 100 रुपया। 100 रुपया का क्या हो रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 1100 रुपया नहीं होगा। 1100 रुपया होगा, कोई दिक्कत बोलिए ना हो, नहीं ना। पता यदि 9 मकड़ियां 9 जाल 9 दिनों में बना लेती है तो एक मकड़ियां एक जाल, 9 गुना 9/9 बराबर 1 गुना एक मकड़ी एक जाल कितने दिनों में बना लेगी, तो एक मकड़ियां एक जाल 9 गुना 9/9 क्या होगा, ये 9 गुना 9 एक दिन में, ये कितने दिन में बना लेगी तो 9 दिन में बना लेगी। कितने दिन में, 9 दिन में। एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज मूल राशि का 4/25 है। मूल राशि अगर 100 है तो इसका 4/25, 25 चौका 100 यानी कि 16 है, ठीक ना, 16 है। और यदि ब्याज की वार्षिक दर का संख्यात्मक मान समय के समय समान है, समय और ब्याज दोनों समान है, तो दर ज्ञात कीजिए। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है SI इंटू 100/P इंटू टी। अब देखिए आर बराबर क्या है 100 का मान, SI का मान तो निकाल लिए 16 गुना 100/100 गुना टी, तो 100 कट गया 16/टी। अब इसको आर लिख देंगे तो आर गुना आर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर 16, आर का मान कितना आ जाएगा 4%। ओके साथियों, कहता है 5 पे पावर 2x माइनस 16 गुना 5 पे पावर x माइनस 5 बराबर 125 का मान। 125 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, और ये दोनों गुना में तो पावर जुटेगा, तो 2x माइनस 16 प्लस क्या है 5x माइनस 5। ओके, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 2x और प्लस x, तो 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 16, 16 5 7 8 19 20 21, इतना बराबर 3। अब देखिए 21 इधर प्लस में माइनस में इधर जाएगा प्लस में, 21 3 25, 3x बराबर कितना हो जाएगा 25। ओके, x का मान कितना आ जाएगा साथियों 24 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 24/3 यानी कि 8 3 24 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहता है एक संख्या में 25% की वृद्धि हुई, पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत तक कम किया जाए। एक संख्या में 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मान लीजिए संख्या 100 था, तब 125 हो गया। 125 में कितना का कमी करेंगे, 25 का कमी करेंगे, तभी ना ये संख्या कितना है 100 के बराबर आएगा। गुना 100 कर देते तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 25 25 100, 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 20 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा 20 बार में, तो हमको 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ओके, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मीटर, मीटर के बाद क्या होगा डेसी, मीटर के बाद होगा डेसीमीटर, डेसीमीटर मिलीमीटर, डेसीमीटर, तो 4 3, उसके बाद 4 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 5, 4 3 1 5 2, 5 क्या है, 5 में क्या है हेक्टोमीटर, और तब है आपका किलोमीटर, 2 में क्या होगा साथियों, तो 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2 होगा, ठीक है 4 3 1 5, 4 3 1 5 2 तो दोनों जगह है, ठीक। मिलीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर और उसके बाद किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। पहली तो हम वही ना देख रहे थे, दोनों में ऑप्शन सेम ही था तो गड़बड़ा गया। पहली दो आकृतियों के पैटर्न के अध्ययन करें और फिर उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिपादित करेगा। देखिए 33 है, 46 है, 18 है, जैसे कि 33 प्लस 18 माइनस 46, 33 प्लस 18 माइनस 46, उसी तरह 24 प्लस 18 माइनस 44, 58 प्लस 24, 8 4 12 के 2, बाकी 1 5 2 7 1 8, 82 माइनस 68, 12 में 60 गया 4, यहाँ बच गया कितना 7, 7 में 6 गया 1, 14, तो यहाँ कितना बचेगा 14 बचेगा। कोई दिक्कत, पता है निम्नलिखित में से कितने चतुर्भुज है, चतुर्भुज 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ई 1 7, उसके बाद ई 1 8, उसके बाद ई 1
क्या है 9, उसके बाद 1 10, उसके बाद यहाँ 11, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद टोटल 13। कुल कितने हो जाएंगे साथियों? ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2, और यहाँ भी 1 + 2 + 3, तो इसको जोड़ दीजिए 2 1 3 1 3 1 3 1 2 3 3 6, यहाँ 6, यहाँ कितना 3 6 3 18, दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना होगा 6 3 18 होगा। ओके साथियों, ABCDE और F कर्मन नामक 6 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कहाँ मुख किया हुआ है? सारा मित्र उत्तर की ओर मुख किया हुआ है, ऐसे 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 6 मित्र है। ओके, मुख करके, और ए डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। ए डी के दाईं और कहाँ है? दूसरे स्थान पर है। ए है, ए जो है डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, और सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। सी के बाईं और कहाँ है? तीसरे स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है नो बेटा, ई ए का निकटतम है। ई क्या है? ए का निकटतम है। तो ई क्या है? ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी और एफ के बीच में कौन बैठा है? निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी और एफ, तो बी यहाँ हो जाएगा या एफ इधर हो जाएगा, किधरों भी हो सकता है। यहाँ लिख देते हैं एफ बी, और यहाँ लिख देते हैं एफ। बी और एफ का बीच में कौन बैठा है? ये बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 27 है, 27 से 21, 21 से 31, पता नहीं, तो ये अलग अलग चल रहा है। यहाँ जुड़ रहा है 27 + 4, यहाँ घट रहा है। 21 में से कितना घटा भैया? 5, फिर 5 में से ये कितना घटा? 4, -4, फिर -4 में से -5 3, सॉरी, फिर -3 में से जो घटेगा वो पता नहीं, लेकिन यहाँ 5, फिर बढ़ा कितना 5, फिर बढ़ा कितना 5 के बाद 6, फिर 6 के बाद बढ़ेगा 7, 7 में बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखलाओं का अगला पद लिखिए। ए सी है, ए सी तो +4 हुआ, +4 ई लिखाया, सी से +4 हुआ, आई लिखाया। ओके, और फिर +4 हो गया तो क्या लिखाएगा? एम से +4 होगा तो क्यू, और यू से +4 होगा तो क्या लिखाएगा? ए। क्या बन जाएगा? क्यू ए। निम्नलिखित समीकरणों में सही बनाने के लिए दो संख्याओं को परस्पर परिवर्तित करना है। ये सब तो आपको क्या करना है? वहां पर अपना पुट करके देख लेना है। 5 और 4 को परिवर्तित करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 की जगह पर 4 लिख दीजिए, 4 की जगह पर 5, और 6 को 6 की जगह पर कितना लिख दीजिए? 5 लिख दीजिए। अब कीजिए काम। 3 भाग 4, 12 4 6 4 तिहाई, ऑप्शन से ही करना है। 4 7 - 4 तो क्या आ जाएगा? 7 - 4, 7 में से 4 गया 3, इस पूरा हटा तो कितना बचा? 3, तब बचा 9 + 4 - 3 गुना 5। अच्छा, यहाँ तो 5 की जगह पर 6 ना लिखना है, तो 6, तो 5 तिहाई 15, 9 + 6 - 15, तब 9 6 15 - 15, यानी कि कितना होगा? 0, यानी कि 0 आना था। सही हो गया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। एफ ए बी, एफ से बी यानी कि घट रहा है, ए से जेड घट रहा है, तो घट घट के का हो रहा है? घट 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 बासी रे सन्यासी। यहाँ तो -1 घट गया, जेड हो गया। यहाँ 1 बढ़ गया, इसे क्रॉस चल रहा है। बाप रे बाप, इतना टफ बीपीएससी शिक्षक भर्ती में दोगे, कैसे चलेगा? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द। 1 + 8 कर्ल पे आईपैड, आईपैड 1 + 8 का, और आईपैड जो है ये किसका है? स्टीव जॉब्स की कंपनी है। जिस प्रकार 1 + 8 के संस्थापक कर्ल पे ही हैं, उसी प्रकार आईपैड एप्पल कंपनी का उत्पाद है जिसका संस्थापक स्टीव जॉब्स है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों से अक्षरों से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये है LAN, LAN, एल तो है, ये भी है, एन कहीं है नहीं, इसलिए ये सब नहीं बनाया जा सकता। ये था आपका साथियों सेट नंबर कितना? ये था आपका सेट नंबर 4, पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ। ओके, ये क्या था आपका? ये था आपका सेट नंबर, ये था आपका सेट नंबर 4, और वो भी पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ।
ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को पूरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और हाँ साथियों, ये जो सेट नंबर 2 है ये भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, सेट नंबर 3 भी प्रोवाइड करा दिया गया है। ओके, सेट नंबर 4 अभी प्रोवाइड करा दिया गया और सेट नंबर 5 आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज जो है महादेवी वर्मा आशापूर्णा देवी का जन्म 8 जनवरी 1909 को हुआ था पोटलंगना कलकत्ता में, और 13 मई 1995 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बांग्ला भाषा में लिखती थी और साहित्य के क्षेत्र में और ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। कौन? महादेवी वर्मा। सर्वलता प्रथम प्रतिश्रुति प्रेम और प्रयोजन बालू कथा गाछे पता नील जल अनुगुण आकाश माटी आदि इनकी प्रसिद्ध। टैगोर पुरस्कार 1964 में, लीला पुरस्कार पद्मश्री 1976 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 मिला था किसे? आशापूर्णा देवी को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इतना देर तक पढ़ते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल का मौसम चल रहा है, जय महाकाल, जय महाकाल। ओके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। डबल सावन है तो डबल भोला बाबा भी है। थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेज केजीजी। प्लीज प्लीज भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर योर माय वीडियो। ओके, और ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी समस्या व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। दोनों दोस्त मिलकर बैठकर कभी क्या करेंगे, चर्चा भी करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। राधे राधे, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।